गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सफ़र एकेडमी पर। मैं हूं आपका एजुकेटर मनीष कुशवाहा। आप सभी के साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं नया प्रैक्टिस सेट लेकर। 30 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के साथ आप लोग केमिस्ट्री के साथ जुड़िए फटाफट से। सभी दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? किसके बारे में कथन दिए गए हैं? एंजाइम कोलाइडी अवस्था में होते हैं, एंजाइम्स उत्प्रेरक होते हैं, एंजाइम किसी भी क्रिया को उत्प्रेरक की तरह कार्य कर सकते हैं, यूरेज एक एंजाइम है। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों एंजाइम्स क्या चीज़ है। एंजाइम आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, यानी कि जैविक उत्प्रेरक। एंजाइम्स कोलाइडी अवस्था में होते हैं, यह करेक्ट ऑप्शन है। एंजाइम्स उत्प्रेरक हैं, जी हाँ ये जैविक उत्प्रेरक हैं, यहाँ केवल लिखा है उत्प्रेरक है, ये भी कथन सही है। एंजाइम किसी भी क्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर सकते हैं नहीं। कैटलिस्ट की बच्चों एक विशेषता होती है कि कोई भी कैटलिस्ट, कोई भी उत्प्रेरक एक विशेष रासायनिक अभिक्रिया के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसा नहीं है जैसे अमोनिया के फॉर्मेशन में N2+3H2 से बनता है आपका 2NH3, इसमें आपका आयरन कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी अभिक्रियाओं के लिए आयरन उत्प्रेरक की तरह कार्य करे, यानी कि उत्प्रेरक की विशेषता यह है कि वह विशिष्ट होता है। एंजाइम किसी भी क्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी क्रिया के लिए कर सकते हैं। यूरेज एक एंजाइम है, ये सही है। तो इन्होंने पूछा कि कौन सा असत्य है, तो ये क्या होते हैं, कैटलिस्ट की एक विशेषता है कि ये स्पेशलिटी होती है, हर एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये विशिष्ट होते हैं अपने आप में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 18 ग्राम ग्लूकोज को 250 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोललता होगी। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? मोललता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार, ठीक है, यह द्रव्यमान किस में लिखना है बच्चों? केजी के अंदर। क्या बोला है? 18 ग्राम ग्लूकोज है, मोलों की संख्या कैसे निकलती है? भार बटे अणुभार से। ग्लूकोज का भार कितना है? 18 ग्राम। अणुभार क्या होगा? C6H12O6 होता है। 12 गुणे 6 प्लस 12 गुणे हाइड्रोजन का 1 प्लस 16 गुणे 6, 96 प्लस 12 प्लस 72। इन सबको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 8 2 10, 10 और 8 18, 180 अणुभार हो गया। तो मोलों की संख्या कैसे लिखोगे बच्चों? भार बटे अणुभार, मतलब 18 बटे 180 बटे विलायक का भार किलोग्राम में लिखना है। 250 ग्राम है, इसे किलोग्राम में लिखा जाए 1/4 लिखा जाएगा, यानी कि 250 बटे 1000 ग्राम। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे बच्चों? 250 बटे 1000। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यह कितना बचेगा? 1/10 बटे 1/4। 4 कहाँ पहुँच जाएगा आपका? ऊपर 4/10 बराबर 0.4। ये क्या हो गई? मोलेलिटी। किससे डिनोट की जाती है? स्मॉल m से डिनोट की जाती है, तो 0.4 मोलेलिटी आएगी। क्लियर है बात बच्चों? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहर साल्ट है। तो ये मोहर साल्ट क्या है बच्चों? अमोनियम का और आयरन का सल्फेट होता है। बेसिकली मॉलिकुलर फार्मूला के फॉर्म में NH2 का ट्वाइस, FeSO4 का ट्वाइस, इस तरीके से लिखा जाता है, यानी फेरस अमोनियम सल्फेट को मोहर साल्ट बोला जाता है। तो इसमें क्या है? फेरस का सल्फेट है और अमोनियम का सल्फेट है। इसका मतलब इसमें 2 सिंपल साल्ट्स मिले हुए हैं। तो संकर लवण और जटिल लवण, इनको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट। और बच्चों कॉम्प्लेक्स साल्ट का ही दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन साल्ट। तो ये दोनों ही नहीं है।
क्या ये सरल लवण है, सिंपल साल्ट है? हाँ हो सकता है, फेरस सल्फेट या अमोनियम सल्फेट एक होता तो। ये द्विक लवण है, डुअल साल्ट है। डुअल साल्ट क्या है? जिसमें दो सामान्य लवण आपस में मिले होते हैं। तो एक आपका फेरस का सल्फेट और दूसरा अमोनियम का सल्फेट, तो दो साल्ट मिले हुए हैं, यह क्या हो गए आपके डुअल साल्ट। इनकी विशेषता क्या है डुअल साल्ट्स को अगर डिफाइन करें तो जब ऐसे लवण जब जल में घोले जाएं और अपने आयनों में वियोजित हो जाएं, अगर आप इसको अगर डिसॉल्व करते हैं तो यह अमोनियम के आयंस के फॉर्म में चला जाएगा और यह आयरन के फॉर्म में जाएगा और सल्फेट आयंस, तो ये डिफरेंट टाइप्स के आयंस देगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स की विशेषता क्या होती है? इस प्रकार के लवण हैं कि जब घोले जाएं तो यह अपने आयनों में नहीं टूटते हैं जिनसे वो बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एसिटिलीन का IUPAC नेम है। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है बच्चों C2H2। बनाते कैसे हैं? H सिंगल से C, ट्रिपल से C और H। तो दो कार्बन को आप क्या कहेंगे? ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड को आयन, तो इसका नाम क्या हो गया? इथाइन। तो कहाँ लिखा हुआ है? तीसरे ऑप्शन में है बच्चों। तो क्या इसका IUPAC नेम हो जाएगा? इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में वह जो समावेयता प्रदर्शित करता है। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला CH4 है। क्या बच्चों इसको लिखने का कोई और दूसरा तरीका हो सकता है? नहीं। प्रोपेन CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन की एक लंबी चेन है। इसको आप कहीं भी इसको इधर कर दीजिए तब भी 3 ही कार्बन रहेंगे, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप ब्यूटेन की बात करें तो 4 कार्बन है बच्चों, CH3 CH2 CH2 CH3। क्या इसमें कोई प्रकार की समावेयता हो सकती है? हाँ सर हो सकती है। अगर इसमें से CH3 यहाँ लगा दिया जाए, कैसे? CH3 सिंगल से CH, जब इस CH2 के इधर नीचे ले आओगे तो क्या होगा? यहाँ से H हटाएंगे और नीचे CH3 लिखोगे, तो यह भी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के सेम है। इसका मतलब यह है समावेयता प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या होती है समावेयता? जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हों लेकिन उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ क्या बच्चों बदल गया है? इसमें श्रृंखला बदल गई। तो ये चेन आइसोमर के उदाहरण है। फिलहाल इन्होंने ये पूछा था कि कौन सा समावेयता प्रदर्शित करेगा, तो चौथा ऑप्शन है जो समावेयता प्रदर्शित करेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सांद्रता को, कंसंट्रेशन को मोल प्रति लीटर में दर्शाया जाए तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक यानी कि रेट कांस्टेंट K की यूनिट क्या होगी? तो किसी भी ऑर्डर के लिए आपको बताया था रेट कांस्टेंट अगर K अगर यूनिट निकालनी है तो कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n इंटू टाइम पे पावर -1 लगाते हैं। अब इन्होंने कहा कि मोल प्रति लीटर में दर्शाई जाए। कंसंट्रेशन की जगह पे बच्चों क्या लिख दें? मोल लीटर इनवर्स या मोल प्रति लीटर 1 माइनस n। n माने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कह रहा है? सांद्रता को दर्शाया जाए तो प्रथम कोटि की, n की जगह पे 1 रख दो और समय को आप कुछ भी मान लो जो यहाँ दे रखा हो। चलो सेकंड के टर्म में मान लें तो सेकंड पे पावर -1 और यहाँ 1 माइनस 1 हो जाएगा और किसी पे पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, यानी कि ये तो 1 बन गया और यहाँ पे केवल सेकंड पे पावर -1 रहेगा, यानी प्रति सेकंड या प्रति समय हो जाएगा। तो प्रति सेकंड का ऑप्शन कौन सा है? तीसरा ऑप्शन। क्या कह रहे हैं? यदि सांद्रता को मोल प्रति लीटर में या डेसीमीटर क्यूब किसी में भी दर्शाया जाए लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर रेट कांस्टेंट की बात करें तो आप क्या निकलेगा बेटा? समय इनवर्स। तो चाहे आप सेकंड इनवर्स लिखें या मिनट इनवर्स लिखें या फिर वर्ष का इनवर्स लिख दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व है। क्या है बच्चों? आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है। सबसे ज़्यादा आयनन विभव कौन प्रदर्शित करता है? आयनन विभव का मतलब क्या है? IP से डिनोट करते हैं, यानी कि किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो किससे ज़्यादा होगी ऊर्जा? किसके लिए ज़्यादा लगेगी? जिसका सेल कंप्लीट होगा। कंप्लीट सेल किसका होता है बच्चों? इनर्ट गैसेस का। जो अक्रिय गैसें होती हैं उनका सेल क्या होता है? कंप्लीट होता है। और सेल कंप्लीट होने के कारण एज रेस्पेक्ट और दूसरे से उनके साथ कंपेयर किया जाए तो एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो किसका आयनन विभव अधिक होगा? फ्लोरीन का
ओस्मियम का, हीलियम का। तो हीलियम बच्चों क्या है, इनर्ट गैस है, इसकी सेल कंप्लीट है और दोनों इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत करीब हैं, इसलिए ज़्यादा ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा देने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि 0.4 ग्राम प्रति लीटर NaOH का pH क्या होगा, यानी हाइड्रोजन और पोटेंशियल पूछा है। कब? जब NaOH के 0.4 ग्राम प्रति लीटर में घुले हुए हों, यानी कि यह आपको सांद्रता दे दी, कितना ग्राम में, 0.4 ग्राम। अगर हम मोलरिटी के या नॉर्मेलिटी के टर्म में अगर निकाल लें तो pH निकालना आसान हो जाएगा। तो NaOH के अगर मॉलिकुलर मास की बात करें तो कितना हो जाता है बच्चों, NaOH में Na का होता है 23, 16 ऑक्सीजन का और 1 हाइड्रोजन का, टोटल कितना बना 40। 4/40 लिखेंगे, 4/10 का गुणा नीचे कर दीजिए, कितना हो गया 400, 1/100 यानी कि 0.01 आप लिख सकते हैं, या 10 पे पावर -2 लिखा जा सकता है। ये क्या हो गई, मोलरिटी की टर्म। अभी ग्राम प्रति लीटर में ही है सांद्रता, मोलों की संख्या किसके अंदर घुली हुई है, 1 लीटर के। तो ये हो गई आपकी 10⁻⁻2 m NaOH, यानी कि 10 पे पावर माइनस का जो 2 आया है पावर, वह बच्चों हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन है। तो जो POH बनेगा वह आपका 2 आएगा। तो pH कितना होगा, दोनों को जोड़कर, pH और pH दोनों जोड़कर बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, pKw के बराबर होता है। pKw बराबर pH प्लस POH, और 25 डिग्री सेल्सियस पर pKw 14 होता है। तो अगर आप pH यहाँ पर 2 रखते हैं तो POH 12, या इस तरीके से लिखो बदल के इन दोनों के साथ, कैसे, pH है आपका 12 और POH है 2, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा 14। बेस के लिए पूछा है, 7 से ज़्यादा ही होगी, क्या हो जाएगी 12, pH 12 होगी, POH कितनी होगी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फटाफट से पढ़िए आप सभी लोग। निम्न में से कौन सा लवण जल में विलय करने पर अम्लीय नहीं होता है, घोलने पर कौन सा ऐसा है जो एसिडिक सॉल्यूशन नहीं बनाता है। तो आप रिएक्शन करके देखते हैं बच्चों, अगर इसके साथ H2 अगर आप डिजॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या बनाएगा आपका पहला अमोनियम क्लोराइड है तो NH4OH, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस HCl बनाएगा, तो एसिड आ गया इसके अंदर। अब NH4NO3 से बात करें, अगर आप जल के साथ अगर इसे घोलते हैं तो यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी कि NH4OH प्लस HNO3 की बात करते हैं। NH4 का ट्वाइस SO4 की बात करें, H2O के साथ डिजॉल्व करोगे तो यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा बच्चों, 2 NaOH है यानी कि 2 NaOH प्लस H2SO4 बनाएगा। अब इधर चलते हैं CH3COOH के साथ, जैसे ही आप H2O के साथ डिजॉल्व करोगे तो यह CH3COOH बनाएगा प्लस NaOH बनाएगा। इन सभी में क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सभी एसिडिक हो गए। निम्न में से कौन सा लवण जल में विलय करने पर अम्लीय नहीं होता है, ये सभी तो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, तो सॉल्यूशन का कंटेंट एसिडिक ही होगा। अब वो क्या कह रहा है कि नहीं होगा, तो NaOH जो है कैसा है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका सॉल्यूशन कैसा बनेगा, बेसिक। नहीं है पूछा था तो लास्ट वाला ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा, जो क्या बनाएगा इसमें, स्ट्रॉन्ग बेसिक होने के कारण एसिडिक नहीं बनाएगा, कैसा बनाएगा बच्चों, बेसिक बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन बनाने की डीकन प्रोसेस में, यह कैसा है, औद्योगिक निर्माण की एक विधि है, इसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 का एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, क्लोरीन बनाने की विधि डीकन विधि होती है, जिसमें CuCl2 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन से पॉलीथीन का बनना। एथिलीन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके N मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो यह क्या बनाता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड से इस तरीके से होल N लगाते हैं। तो एथिलीन के बहुत से अणु मिलकर पॉलीथीन बनाते हैं, क्या यह संघनन है,
बहुलीकरण है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, लोअर मॉलिक्यूलर मास के मॉलिक्यूल्स मिलकर हायर मॉलिक्यूलर मास का कंपाउंड बनाते हैं। हायर मॉलिक्यूलर मास का कंपाउंड बनाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन। क्या फर्मेंटेशन होता है, नहीं, इसके अंदर कुछ जीव होते हैं जो रिएक्शन को कराते हैं। वेपोराइजेशन है, नहीं। एथिलीन से पॉलीथीन बनना पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है। और इसमें भी पॉलीथीन में भी अलग अलग प्रोसेस होती हैं, लोअर टेम्परेचर पे, हाइयर टेम्परेचर पर। जिगलर नाटा कैटलिस्ट का भी यूज करते हैं, जिससे उत्प्रेरक कैसा होता है, कंडेंस्ड होता है और निश्चित उतनी ही मात्रा में जो आपको बनाना है वो उत्पाद प्राप्त होता है। वह तत्व जो वायु में 30 डिग्री सेल्सियस पर आग पकड़ लेता है और जल में सुरक्षित रहता है। तो बच्चों फॉस्फोरस को क्या होता है कि आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है और पानी की सतह पे आपने एक प्लेट रखी है और उस पर आपने फॉस्फोरस के पीस रखे हैं। तो कुछ इस तरीके से रखा जाता है। जो सफ़ेद फास्फोरस है उसको जल की सतह पर रखा जाता है, इसीलिए क्योंकि ऑक्सीडाइज ना हो। जैसे ही अगर आप बाहर रखेंगे 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वह ऑक्सीकृत होके आग पकड़ने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बोरेक्स का जलीय विलयन होता है Na2B4O7। यह आपका बोरेक्स होता है। सही मॉलिक्यूलर फार्मूला Na2B4O7 इंटू 10H2O लिखा जाता है। इसका जलीय विलयन है, इसका मतलब केवल इसको H2O के साथ अगर घोला जाए तो यह NaOH में और H3BO3 में चेंज होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 7H2O लेते हैं, जिससे 4H3BO3 बनता है, यानी कि बोरॉन को आप बैलेंस कर देंगे। अब H2O को बैलेंस आप कर दीजिए, इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। यह आपका बीक एसिड बना और बेस आपका स्ट्रॉन्ग बना। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, जिसके आयंस ज़्यादा होंगे, वह सॉल्यूशन वैसा ही कंटेन कर रहा होगा। इसका मतलब क्या, बेसिक सॉल्यूशन होगा। किस तरीके से, क्योंकि NaOH की संख्या ज़्यादा है तो क्या बनाएगा, बेसिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलावर साल्ट, उपनाम है ये। गिलावर साल्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणुसूत्र क्या होता है बच्चों, ये आपका एप्सम लवण है। कॉपर सल्फेट इसको ब्लू विट्रॉल कहते हैं, यह आपका ग्रीन विट्रॉल है। और Na2CO3 10H2O ही आपका क्या है, गिलावर साल्ट है। तो एक एक ऑप्शन समझ लीजिए, इसको क्या कहते हैं, एप्सम लवण, ठीक है। दूसरा आपका सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, नीला थोथा, और इसको या हरा कशिश, नीला कशिश या हरा कशिश, ऊपर वाले को आप कह सकते हैं, हरा कशिश हो गया। तो यही आपका गिलावर साल्ट है। क्या है, Na2SO4 इंटू 10H2, इसी को गिलावर साल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल कैल्शियम, क्या है, 1 मोल कैल्शियम फास्फाइड जल से अभिक्रिया करने पर देता है। कैल्शियम फास्फाइड का फॉर्मूला बताते हैं बच्चों, कैल्शियम और फॉस्फाइड F पर ट्रिपल नेगेटिव, कैल्शियम पर 2। इस तरीके से आप रिएक्शन करेंगे तो बनेगा Ca3P2। ये आपका कैल्शियम फास्फाइड बन गया। क्या कह रहा है, 1 मोल कैल्शियम फास्फाइड का लेना है, जल से क्रिया करानी है। जल का फॉर्मूला क्या है, H2O। जैसे ही आप इन दोनों के साथ रिएक्शन कराएंगे के करने पर देता है। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, कराते हैं रिएक्शन, क्या बनाता है देखो बच्चों, Ca और OH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस प्लस PH3। तो यहाँ क्या होगा, बैलेंस करने के लिए आप लिखेंगे P2 हैं तो P यहाँ से लगाइए तो 2PH3 हो जाएगा, और H2O बैलेंस करने हैं, 3 दूने 6 और 2 8, यानी 4H2O लिखेंगे आप। तो क्या हो गया, Ca 3 का गुणा कर दीजिए, CaOH का ट्वाइस और 2PH3। कैल्शियम भी बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, 3 ऑक्सीजन हैं, 3 दूने 6, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6H2O, 6H2O। बाकी का आपका सब बैलेंस हो गया। तो क्या बताना है कि कैल्शियम फास्फाइड जब जल से क्रिया करता है तो 1 मोल फॉस्फीन का बनाता है, 2 मोल फॉस्फीन के बनाता है,
या 2 मोल फॉस्फोरिक एसिड के बनाते हैं तो H3PO3 तो बना नहीं है, और 1 मोल फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी कि P2O5 भी नहीं बना है। जब इस रिएक्शन को हमने बैलेंस किया बच्चों, Ca3P2 और 6H2O, तो 6 दूने 12 हाइड्रोजन, 2 तिया 6 और 3 दूने 6 6 12, यह बैलेंस है। बैलेंस होने पर PH3 जो बना है वो 2 अणु बने हैं, इसका मतलब 2 मोल फॉस्फीन के बनेंगे PH3 का, 1 मोल नहीं बनेगा। यह आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेरक विष है, यानी कैटलिस्ट पॉइजन किसको कहते हैं? जो रिएक्शन की प्रोसेस को बिल्कुल ही रोक दे तो क्रिया निरोधक है, बिल्कुल सही है। स्व उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक विष जो अपक्रिया की उत्प्रेरकशीलता या जो अपक्रिया हो रही है उसको क्रॉस कर दे। सम्मांग उत्प्रेरक है, विषमांग उत्प्रेरक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लिखा हुआ है? पॉइजन कैटलिस्ट, यानी कि जो अवक्रिया हो रही है उसकी सक्रियता को ही नष्ट कर दे, अवक्रिया होना ही बंद हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? उत्प्रेरक विष। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है KH2PO2 में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या है, इसमें आपको निकालना है KH2PO2, जिसका निकालना हो उसको X मान लेंगे। तो पोटेशियम क्या क्या होता है? +1 +2 इंटू हाइड्रोजन का +1, जिसका निकालना है उसका X मानेंगे, +2 गुणे ऑक्सीजन का -2 बराबर 0 लिखेंगे। X बराबर जब माइनस के 2 उधर जाएंगे, 2 दूना 4 प्लस का हो गया, 2 माइनस करिए, 1 और माइनस कर दिए, +4 -3 कितना बचेगा? 1। तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? +1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फटाफट से पढ़िए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? NTP पर 64 ग्राम SO2 का आयतन क्या होगा? आप सभी जानते हैं बच्चों, किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन, कोई भी गैस है उसके 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। इन्होंने कहा 64 ग्राम SO2 है, तो SO2 का अणुभार निकालिए। सल्फर का 32 होता है, +2 गुणे ऑक्सीजन का कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 32 + 32 बराबर कितना हो गया? 64। यानी कि 64 ग्राम ही दी हुई है और 64 ही उसका अणुभार है, तो कितना बन गया? 1 मोल। तो 1 मोल में कितना होता है? 22.4 लीटर। तो वही हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। NTP का मतलब क्या होता है बच्चों? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। कितना हो गया? 22.4 लीटर। नॉर्मल टेम्परेचर में एट ए रूम टेम्परेचर कितना लेते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर की बात करें तो कितना? 1 वायुमंडलीय यानी कि 1 ATM और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस का घनत्व A का घनत्व B के घनत्व का 4 गुना है। यदि A का अणुभार m है तो गैस B का अणुभार क्या होगा? 2 गैसेस दी हैं, डेंसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। विसरण वाला जब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें पढ़ते हैं R1/R2 बराबर √ में D2/D1 बराबर √ में M2/M1। क्या होगा? 1 का मतलब पहली गैस, 2 का मतलब दूसरी गैस। अब रखते एक गैस A का घनत्व, A वाले का घनत्व जो है, डेंसिटी जो दूसरे के दे रखी है, B के घनत्व का 4 गुना है। B वाले का अगर डेंसिटी को अगर हम लोग D2 माने तो पहले वाले की 4 गुना हो जाएगी, यानी 4D2। अणुभार पर चलते हैं, M2/M1। क्या कह रहे हैं? यदि A का अणुभार M है, यानी नीचे वाले का क्या मान लिया? M है, तो B का अणुभार क्या होगा उसका निकालना है, तो हम क्या मान लें? X। अब इन दोनों क्वांटिटी पे क्या हुआ है? रूट लगा हुआ है, रूट दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, D से D कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 बराबर X/M बचेगा। आपको क्या निकालना है? X निकालना है, यानी दूसरे गैस का अणुभार। X यहाँ रखेंगे तो M यहाँ आ जाएगी, क्या हो जाएगा? M/4, M/4। यह आपका क्या हो गया? अणुभार निकल आया B वाले का। क्लियर हुई बात? किस तरीके से निकालोगे? √ में D2/D1 बराबर √ में M2/M1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोलिग्नियस एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो क्या प्राप्त होता है?
पायरोलिग्नियस एसिड। क्या फॉर्मूला है बच्चों पायरोलिग्नियस एसिड का? जिस तरीके से बेंजोइक एसिड होता है बेंजीन की रिंग पे COOH, उसी तरीके से इन 3 पोजीशन पर OH प्रेजेंट होते हैं, यह आपका पायरोलिग्नियस एसिड होता है। और बाकी के सभी एसिड्स का फॉर्मूला आप जानते हैं बच्चों। एस्टिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। साधारण भाषा में इसे गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। फॉर्मिक एसिड HCOOH चींटियों में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड और एस्टिक एसिड इन दोनों की एसिडिटी का कंपेयर करें तो फॉर्मिक एसिड एस्टिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा क्या होता है? सेलुलोज है। कपास में, लकड़ी में, लकड़ी के रेशों में, इन सभी के अंदर सेलुलोज मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट में सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपने देखा होगा बेसिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने ज़्यादा OH प्रेजेंट होंगे तो उससे 2 चीज़ें होती हैं। उसकी उतनी ज़्यादा मिठास बढ़ती चली जाती है, दूसरा उसकी श्यानता उतनी ही बढ़ती चली जाती है। जैसे उदाहरण समझिए कि आपके पास एल्कोहल प्रेजेंट है CH3CH2OH, इसी का एक दूसरा आइसोमर लेते हैं इसी श्रेणी का जिसमें 2 H हैं, और एक लेते हैं ग्लिसरॉल जिसमें 3 बार OH है। अगर इन तीनों में अगर आप कंपेयर करते हैं तो तीनों की मिठास में अंतर होगा। इन तीनों में इससे ज़्यादा ये मीठा, इससे ज़्यादा ये मीठा। और इनसे अगर गाढ़ेपन की बात करें तो जितने ज़्यादा OH उपस्थित होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा श्यानता यानी कि गाढ़ापन भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस संकुल की आणविक चालकता सबसे अधिक होती है? ये सभी जो आपको कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं वो क्या हैं? संकुल हैं। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं। कैसे लिखे जाएंगे? जिनके साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। लिखे कैसे जाएंगे समझिए। जैसे पहले लिखा हुआ है CO, NH3 6 लिखे हुए हैं, तो इसी को अगर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखें तो CO NH3 का 6 और बाहर लिखेंगे आप Cl3। अगर आप दूसरे को ले जाते हैं तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रखनी है, लेकिन NH3 अब की बार कितने हो गए? केवल 5। तो यहाँ से एक Cl लेंगे जिससे केवल अब 2 Cl बाहर रह जाएंगे। अगर आप तीसरे की बात करें तो CO के साथ NH3 का 4 होगा, 2 Cl बाहर और 1 Cl बाहर लिखेंगे। अब की बार क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल 6 है तो तीनों ही NH3 भी अंदर होंगे और Cl भी अंदर होंगे। अब आपसे पूछा जाए कि चालकता सबसे अधिक किसकी है, तो बच्चों जिसके सबसे ज़्यादा आयंस आएंगे उसी की कंडक्टेंस, उसी की चालकता ज़्यादा होगी। जैसे ही आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लेक्स का एक आएगा CO NH3 का 6 और ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 Cl सिंगल नेगेटिव, और इस पर क्या आएगा? प्लस। एक कॉम्प्लेक्स प्लस का आएगा, 3 माइनस के टोटल आयंस कितने आएंगे? 4। ऐसे ही जब आप नीचे वाले को डिसॉल्व करेंगे तो 2 क्लोराइड आयन आएंगे, एक कॉम्प्लेक्स का कितने आयंस आएंगे? टोटल 3। लास्ट वाले में अगर आप बात करेंगे तो एक क्लोराइड का और एक कॉम्प्लेक्स का कितने आयन आएंगे? और इसका डिसोसिएशन होगा ही नहीं। पूछा है किसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, तो बच्चों कंडक्टेंस के लिए आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जितने ज़्यादा आयंस होंगे कंडक्टेंस उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो पहले ऑप्शन में क्या होता है कि 4 आपके पास आयंस आएंगे, जिसके कारण क्या होगा? उतनी ही ज़्यादा आयनिक मोबिलिटी होगी, यानी सबसे ज़्यादा चालकता यही प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो SF6 अणु की आकृति क्या होगी? तो इसका पहले स्टेरिक फैक्टर निकालते हैं SF6, उसके बाद संरचना जानते हैं। सल्फर वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, प्लस इससे जुड़े हुए उन परमाणुओं की संख्या जिनकी संयोजकता 1 हो तो उसको ऐड करना है। 6 फ्लोरीन को ऐड कर ले तो 6 और 6 12 हुए बटे 2 बराबर 6। अगर 6 कक्षकें आती हैं तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, और 6 संकरित कक्षकों के साथ त्रिकोणी में केवल 3 संकरित कक्षकें, वर्ग पिरामिडी में 5 कक्षकें, चतुष्फलकी में केवल 4 और अष्टफलकी में बच्चों 6 होती हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से बनेगा।
एक सल्फर से 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, एक प्लेन के ऊपर प्रेजेंट होगा, एक प्लेन के नीचे, और 4 क्या होंगे, वर्गाकार उपस्थित होंगे। इस तरीके से SF6 की संरचना जो बनेगी वो ऑक्टाहाइडल होगी। क्लियर है सब लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, निम्न में सबसे अधिक धात्विक है। कोई भी मेटल का धात्विक या अधात्विक लक्षण किस बात पर निर्भर करता है? जितना ज़्यादा कोई भी मेटल या धातु इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, यानी जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से जिससे निकल सकें वह उतनी ही अच्छी धातु मानी जाती है। सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, 4 आपके सामने एस ब्लॉक के मेटल्स दे रखे हैं जिनके आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ही कम होते हैं। इस आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होने का मतलब यह है इलेक्ट्रॉन निकालना इनसे बहुत ही आसान है। तो फिर इनमें से ऐसा कौन सा है जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना और भी आसान होगा? बच्चों, जिसका साइज जितना बड़ा होगा, यानी कि निकलने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से जितना ज़्यादा दूर, उसके लिए उतनी ही कम एनर्जी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब वह उतना ही अच्छा मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो सीजियम है बच्चों, वो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है। जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसके अंदर पढ़ते हैं कि सोलर सेल्स जो बनाई जाती हैं उसके अंदर जिस मेटल का यूज करते हैं वह आपकी सीजियम ही होती है, जिसका परमाणु क्रमांक 55 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसेज हैं, आप सभी जानते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर आप राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो जो ग्रुप नंबर 18 है उसके अंदर 6 इनर्ट गैसेज प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। इनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 10, 18, 36, 54 और 86 हैं। टेबल में सबसे किनारे उपस्थित हैं। इन सभी की सेल कंप्लीट हैं, यानी इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना या इलेक्ट्रॉन देना बहुत ही आसान नहीं है। इन्होंने कहा अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होता है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन डालने पर किसी भी परमाणु के कक्ष में, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी एनर्जी रिलीज हो उसी का नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ही नहीं होती है इनर्ट गैसेस को, इनकी सेल कंप्लीट होती है, ना ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं ना ही लूज करते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, फिर से कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन है, पूछा है चालकता मापन द्वारा प्रदर्शित किया गया है, नीचे जो लिखे हुए हैं आपको, कि संकुल एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है में कुल आयनों की संख्या है। जस्ट इससे पहले बच्चों हम लोगों ने यही क्वेश्चन किया था। क्या CONH3 का 5 लिखा है, Cl ब्रैकेट क्लोज Cl2, यह क्या है? आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। जो भी ब्रैकेट के अंदर बंद होता है वह डिसॉल्व करने पर कभी भी आयनाइज नहीं होता है, यानी कि जब यह आयन के फॉर्म में जाएगा तो CuNH3 का 5Cl यह पूरा एक कॉम्प्लेक्स देगा, प्लस इसके साथ आपके 2Cl सिंगल नेगेटिव आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स की बात करें तो आपके 2 क्लोराइड आयन, एक कॉम्प्लेक्स का आयन, टोटल आयन बनेंगे 3। बात समझ में आई? एक पूरा कॉम्प्लेक्स एक आयन के फॉर्म में, क्लोराइड के 2 आयन, टोटल नंबर ऑफ आयन्स 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। बोला है N+L, एटॉमिक चैप्टर से है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। N आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, L आपकी एजीमिथल क्वांटम नंबर है। N और L को जोड़ के 4 आ जाए के सभी कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? देखिए, देखते हैं कि N+L में वो क्या क्या परिस्थितियां हैं जिसमें 4 बन जाए। अगर N की जगह अगर 3 हो, L की वैल्यू 1 हो तो वह 4 बन जाएगा। 3 का मतलब क्या है? थर्ड सेल हो, और P का मतलब ऑर्बिटल P हो तो वह बनाएगा 3P। और किस में 4 हो सकता है? चेक करते हैं। अगर N की जगह 2 हो, L की जगह 2 हो तब भी 4 हो सकता है। N का 2 और 2 का मतलब D। बच्चों 2D नहीं होता है, 4 तो होगा लेकिन 2D एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके अलावा और क्या हो सकता है कि अगर N की जगह 4 हो, L की जगह 0 हो तब भी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो N आपकी सेल हो गई और 0 वैल्यू S को डिनोट करती है, यानी 4S हो गया। अब क्या क्या 2 पॉसिबिलिटी हैं जहां N+L बराबर 4 बने, 3P और 4S। तो 3P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे बच्चों? P ऑर्बिटल में अधिकतम 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन, और S में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के आपके
3 और 1 4 दूने 8, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जिसमें n प्लस एल इक्वल टू क्या होता हो 4। नाभिक का आकार है, नाभिक को खोजने वाले वैज्ञानिक कौन है बच्चों? नाभिक के बारे में जिसने बताया वो वैज्ञानिक रदरफोर्ड हैं। इन्होंने कहा कि किसी भी परमाणु का नाभिक परमाणु का वह केंद्र होता है जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसी में निहित होता है। उसका आकार 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सभी भली भांति जानते हैं, पहला रासायनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाया गया था वो क्या था? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2। इसका IUPAC नेम क्या है? कार्बामाइड। प्रयोगशाला में बनाया किसने था? पहली बार बना वैज्ञानिक थे वोहलर। किससे बनाया था? अमोनियम साइनेट यानी NH4NCO को अगर हीट करा दिया जाए तो यह NH2CONH2 में परिवर्तित हो जाता है। यूरिया के बनने से क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि यूरिया के बनने से किस सिद्धांत का खंडन हो गया? तो एक सिद्धांत था जिसको जैव शक्ति सिद्धांत यानी विटल थ्योरी कहते थे। यह बर्जीलियस द्वारा दी गई थी। जैव शक्ति सिद्धांत में क्या था? बर्जीलियस कहते हैं कि कोई भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन वोहलर ने अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया और इस प्रकार से इस जैव शक्ति सिद्धांत यानी विटल थ्योरी का खंडन किया। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस आयन में सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मैग्नीशियम पर है 2+, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? केवल 10 इलेक्ट्रॉन। 1s2 2s2 2p6 इतना ही बचेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो 3s के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो वह क्या बनेगा? 3s0। टाइटेनियम की अगर आप बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 22 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसके बाद 4s2 और 3d 22 होता है तो 2 बनेंगे। क्या करेगा बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आउटर सेल से जाएंगे, एक इससे जाएगा तो लास्ट में बचेगा 3d1, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके d में 1 बच गई। अब जाते हैं वेनेडियम का 23 होता है तो किस तरीके से लिखते हैं? 4s2 3d3 आपका 23 का होता है। 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पहले 4s से, फिर उसके बाद d में तो क्या बचेगा? d2। और Fe2+ का होता है 26 4s2 3d6। अगर 2 जाते हैं तो बचेगा d6। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो n बराबर 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 4, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और इसमें n बराबर 0। पूछा है कि सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे Fe आयन में और सबसे कम पूछे तो मैग्नीशियम आयन में। तो इस प्रकार आपकी ये 30 क्वेश्चंस की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर समय होगा 8 बजे का, तो आप सभी लोग हमसफर एकेडमी के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से हमसफर एकेडमी को आप प्यार देते रहिए। हम आपके साथ हमेशा इसी तरीके से नए नए सेशंस नए नए क्वेश्चंस के साथ उपस्थित रहेंगे। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।